हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं टैलेंट मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार सीरीज पे। फोर्थ क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये है स्ट्रेटेजिक व्यू फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कौन सा क्वेश्चन है? स्ट्रेटेजिक व्यू फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? जब ये सीधा सीधा क्वेश्चन एक तो आपको एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन मिल जाए कि एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। लेकिन एग्जामिनर पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, इसको घुमा के भी पूछा जाता है। इसको पूछा जाता है व्हाट इज द करंट इंपॉर्टेंस, करंट सिनेरियो इंपॉर्टेंस या कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द करेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। What are the prime role of recruitment and selection in the organizational goals or organization development? These are the 4-5 kinds जिससे आपसे क्या पूछ रहा है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीति, स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पर क्या है? रणनीति। रणनीतिक क्या महत्व है? अब देखिए, जैसे कि टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर 11 जने होते हैं। इन 11 में हर किसी का रोल एक अलग अलग होता है। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई विकेट कीपर होता है। कैप्टन 11 जनों को नियंत्रित करता है और टीम तभी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है जब 11 के 11 बन के नहीं बल्कि एक बन के परफॉर्म करते हैं। मैक्सिमम सिचुएशन में पूरी की टीम को अच्छा एफर्ट करना होता है, साफ एफर्ट करना होता है, मोटिवेटेड एफर्ट करना होता है, जिससे टीम जीतती है। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में भी अगर कंपनी को ग्रोथ करनी है, क्या करनी है? ग्रोथ करनी है, तो पूरी कंपनी को एक साथ अच्छे से एक टीम की तरह बिहेव करना होता है, ना कि इंडिविजुअल गोल को देख के। यदि इंडिविजुअल गोल को देखेगी तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर स्ट्रेटेजिक व्यू का क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक व्यू मींस के आपकी कंपनी में पहले के मुकाबले आज की तारीख में, मतलब कि कंटेम्प्रेरी, क्योंकि पहले तो था प्रोडक्ट ओरिएंटेड। पहले क्या होता था, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो सेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैसा था? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। आज मार्केट कैसा है? कस्टमर ओरिएंटेड। आज कस्टमर इज द किंग। तो आज की तारीख में क्या होता है, जैसा कस्टमर जो पसंद करेगा वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो कस्टमर को पसंद करने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होगी जो कस्टमर की नीड्स एनालिसिस कर सके, उसके अनुसार काम कर सके, प्रोडक्शन काम कर सके, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड। तो इसके लिए हमारे पास बंदे अच्छे होने चाहिए। जब बंदे अच्छे होने चाहिए तो वो हमारी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने चाहिए, कंपनी में स्किल्ड वर्कर की जरूरत होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कम खर्चा आना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक व्यू क्या है? स्ट्रेटेजिक व्यू क्या है कि कंपनी को क्या मिलता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव हैंड मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हैंड का मतलब व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड ऑन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड ऑन कॉम्पिटिटर्स का इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास रिक्रूटमेंट अच्छा है, अगर आपके पास बंदे अच्छे हैं, तो आप आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी आगे फार सोच रहे हैं। यहाँ पर भी जैसे क्रिकेट टीम में होता है कि अच्छी टीम जीतने के चांसेस बढ़ाती है, उसी तरीके से अच्छी मैन पावर आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी, आपके क्वालिटी कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और एन नंबर्स ऑफ द मार्केटिंग, सेलिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी इवन इंक्रीज करती है। स्ट्रेटेजिक व्यू में आपको एक बुकिश क्या कह रहा है? द इशू ऑफ टेकन इज कंसिडरेशन फार एज स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आर कंसर्न कैन बी अंडरस्टूड एज वेल व्हेन द टेकन ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द ह्यूमन सर्टेनली हैव वेरी इंपॉर्टेंट। रणनीतिक तौर पे आपको बहुत जरूरत होती है। मीन्स के पहले ऐसा था, कैसा था कि एक पर्टिकुलर जॉब थी, उस पर्टिकुलर जॉब करने के लिए कुछ स्किल रिक्वायर्ड थी, है ना। उस स्किल रिक्वायर्ड करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती थी और एक पर्टिकुलर उस जॉब का बजट होता था, ठीक है। जो भी बंदा वो स्किल रिक्वायर्ड करके है, उसके पास वो एलिजिबिलिटी है, वो उस बजट में काम करने का है, उसको वो नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब परिभाषाएं थोड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन की बदल गई है। अब स्किल जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक स्किल आती है कॉम्पिटिटर एड ऑन, मतलब कि कंपटीशन से आपके अंदर क्या है, क्या नोवेल है, क्या नोवेल है, आपको हम क्यों हायर करें। इसका यही मतलब नहीं है कि आपके पास एक एमबीए की डिग्री है। माफी चाहूंगा लेकिन आज 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है आपकी ही यूनिवर्सिटी से,
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मानते हैं। मान यूपी की अगर पूरी की पॉपुलेशन की बात करूं तो कम से कम 1.5 लाख बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। पूरे इंडिया की बात करूं तो 5-7 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे एमबीए नेट का एग्जाम देते हैं। तो 6 लाख बच्चे तो अपन एवरेज पकड़ सकते हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है, जो नेट क्वालिफाइड करने के लिए एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 6 लाख बच्चे हैं जो केवल एमबीए की डिग्री लेके बैठे हैं। तो आप में ऐसा क्या है विशेष? यही स्ट्रेटेजिकल रिक्रूटमेंट होता है। मींस के स्ट्रेटेजी में यहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन से ज्यादा पर्सनल कॉम्पिटेंस को भी तवज्जो दी गई है। पर्सनल कॉम्पिटेंस की मींस उसके पास स्किल भी है, एलिजिबिलिटी है, बस व्हाट इज द एक्स्ट्रा एड ऑन क्या है, उसमें कॉम्पिटिटर एडवांटेज क्या है। यहां पर हम उसकी रिक्रूटमेंट हो सकता है कि उस समय कंपनी को प्रॉफिट में न रहे, हो सकता है कंपनी को, जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, करंट का एग्जांपल आपको पता ही है। करंट के एग्जांपल ने टेस्ला करके ईवी की कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी अपनी कंपनी है। कौन है इनके फाउंडर, जरा कमेंट करके बताइएगा टेस्ला के फाउंडर कौन है ना। इन्होंने बहुत बड़ी छटनी करी, इन्होंने फायर करा है लोगों को बहुत मास लेवल पे, इन्होंने फायर करा और यहां से लोगों को टाटा ने एडॉप्ट करा। ये बहुत प्राइम सेक्टर में चल रहे हैं। टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कह सकते हो कि जनरेशन जो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है इन द कैपेबिलिटी ऑफ द टाटा की कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, इंडिया के अंदर स्ट्रांग है, लेकिन वर्ल्ड में कैपेबिलिटी जो है वो टेस्ला की ज़्यादा है। टेस्ला ने छटनी करना शुरू करा, ट्विटर से छटनी करना शुरू करा, फेसबुक ने छटनी करना शुरू करा। अब नॉन आईटी सेक्टर के, आईटी के बंदों की छटनी हो रही है, लेकिन टाटा की नॉन आईटी कंपनी लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी इन आईटी वाले बंदों को हायर कर रही है। क्यों कर रही है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन इनकी कंपनियों से छोड़ के, टेस्ला की कंपनियों से छोड़ के ये टाटा मोटर्स में क्या काम करेंगे? टाटा मोटर्स में नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो घोषणा करने वाले हैं, आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनको नजर आ रहा है, इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। तो ये कौन सा सिलेक्शन है? स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन है। आज उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आज से 3 साल 4 साल बाद जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, जब वो नए प्रोडक्ट R&D लॉन्च करेंगे, तब उनको उन बंदों की रिक्वायरमेंट होगी जो उसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी उतने अच्छे ढंग से कर सकेंगे जो IT प्रोफेशनलिस्ट। और उस समय अगर मार्केट में जाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। एक बंदे को फायर किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, तो क्या वो सेम लेवल पे ज्वाइन कर सकता है? कर सकता है। लेकिन यदि आप टैलेंट का एक्विजिशन करोगे तो आपको उसको 2x 3x या कुछ ना कुछ ज्यादा एड ऑन देना होगा। ये एड ऑन बचा रही है टाटा की कंपनी। बात समझ में आई? ये केस स्टडी से मैंने आप सबको समझा रहा हूं। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन, स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। बाकी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो ट्रेनिंग, इसके टाइप भी बता चुका हूं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब आपके सिलेक्शन का है, ट्रेनिंग का है सॉरी, और इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक क्या होता है? फ्यूचर की प्रिडिक्शन को ध्यान में रख के, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रख के आज के टैलेंट को एक्वायर करना, आज के टैलेंट का सिलेक्शन करना और इसको ग्रोथ करना, यही ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट है फॉर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। जल्दी से अपन इसके 8 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, जल्दी से जल्द निपटा देते हैं ताकि अपना एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।